आदाब, मैं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में लाइव हाजिर हुआ हूं। बात करूंगा अमेरिका, ईरान, इजराइल, फिलिस्तीन और पूरे मिडिल ईस्ट की बात करूंगा, क्योंकि जंग को 35 दिन मुकम्मल हो गए हैं और जायजा भी लूंगा कि आखिर इस 35 दिन में किसको क्या हासिल हुआ। क्या इजराइल को कुछ हासिल हुआ? क्या अमेरिका ने कुछ पाया? क्या ईरान वो किस सतह पर पहुंचा है? और मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है? दुनिया की सूरत हाल क्या है? ये बड़े अहम सवाल हैं जो आपकी खिदमत में मैं रख रहा हूं और इसी पर पूरी बातचीत करूंगा। आज आप देखिए 35वें दिन जो अमेरिका की सूरत हाल है वो किसी से पोशीदा नहीं है। अमेरिका के जो बड़े बड़े चीफ हैं, जो जनरल हैं, 1 दर्जन से ज्यादा जनरल्स के इस्तीफे हो गए। आखिर क्यों? ये जनरल्स जो है, ये मिलिट्री के, फौज के लोग, वो क्यों? हाँ, आप बताइए। एयर जो चीफ है, जो नेवी चीफ है, वो सब इस्तीफे दे रहे हैं। इसकी वजह क्या है? क्यों? या इस्तीफा लिया जा रहा है या इस्तीफा दिया जा रहा है। दोनों सूरत में क्या ये अमेरिका की कमजोरी को नहीं दिखा रहा है? कहीं तो ये कहा जा रहा है कि दरअसल डोनाल्ड ट्रंप मनमानी कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो फौज के अफसरान हैं, जो फौज के चीफ हैं, उनकी बात ही नहीं मान रहे। डोनाल्ड ट्रंप क्यों मनमानी कर रहे हैं? क्या उन पर इजराइल का प्रेशर है या कोई और बात है? वजह क्या है? क्यों नहीं मान रहे हैं? क्या डोनाल्ड ट्रंप को इस बात का डर है कि अगर ईरान से उनकी हार हो गई तो मिड टर्म के चुनाव में क्या होगा? क्या उनकी कुर्सी चली जाएगी? लेकिन सवाल यह है कि अवामी सतह पर उनकी मकबूलियत कम हो रही है, वो कमजोर होते जा रहे हैं। आप देखिए कि उनकी भतीजी खुद मैदान में आ गई। किसके खिलाफ? डोनाल्ड ट्रंप अपने चाचा के खिलाफ, अपने अंकल सैम के खिलाफ मैदान में आ गई। जी हाँ, ये कहा जा रहा है। तो ये तमाम चीजें, कुछ लोग कह रहे हैं कि चूंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम 1 हफ्ता, ये ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, लेकिन अब तो 4 हफ्ता और 5वां हफ्ता शुरू हो गया। लेकिन हुआ क्या? ढाक के 3 पार। क्या अमेरिका ने कुछ हासिल किया? कुछ भी नहीं हासिल किया। भले ही डोनाल्ड ट्रंप आए और बड़ी बड़ी बातें करें कि साहब हमने तो जीत हासिल कर ली, हमने रिजीम चेंज कर लिया, हमने न्यूक्लियर प्लांट्स तबाह कर दिए, हमने मिसाइलें तबाह कर दी, हम जो है नेवी तबाह कर दी ईरान की। लेकिन ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ईरान कल जिस तरह के अटैक कर रहा था इजराइल और अमेरिकी बेसिस पे, आज भी वैसे ही कर रहा है। आज तो हद हो गई। आज फिर ईरान ने जो F-35 है अमेरिका का, जिसका जिक्र कर दिया, अभी ऐलान कर दिया अमेरिकी फौज ने कि हाँ ये सही है कि F-35 को ईरान ने मार गिराया और उसके पायलट को कब्जे में ले लिया है। अब उस पायलट के लिए कहा जा रहा है कि अमेरिका हाथ पैर मार रहा है कि अपने पायलट को कैसे रिहा कराएं। तो जाहिर सी बात है ईरान से बात करनी पड़ेगी। किस मुंह से ईरान से बात करेगा? कैसे ईरान से बात करेगा? तो अब ये सवाल उठ रहा है, क्या हिकमत अमली इख्तियार करेंगे डोनाल्ड ट्रंप? फिर सिर्फ एक पायलट की बात नहीं है, बल्कि अगर आप देखें तो कई ऐसे हैं जो कब्जे में ईरान के, ऐसा कहा जा रहा है मिलिट्री फोर्सेस जो है वो कब्जे में। तो ये तमाम ऐसी सूरत हाल है जो अमेरिका को एक तरीके से डैमेज कर रही, अमेरिका को तबाही की तरफ ले जा रही है। अमेरिका जो दुनिया का सुपर पावर बन रहा था, अब आप देखिए कि खबर यहां तक आ गई कि वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो तब्दील हो रहा है। वर्ल्ड ऑर्डर, अगर वर्ल्ड ऑर्डर तब्दील हो रहा है, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है ईरान जंग में, तो ये अमेरिका के लिए तो बहुत खतरनाक है। अमेरिका कुछ भी कहे, लेकिन यहां अमेरिका की कमजोरी साफ साफ नजर आ रही है। तो ये मैं समझता हूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वर्ल्ड ऑर्डर का चेंज होना मैं समझता हूं। एक और जो बहुत बड़ी खबर आज है वो ये कि फ्रांस जो है उसने वीटो किया और फ्रांस जो है वो अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो गया। अब मैं ये नहीं कह सकता कि वो ईरान के मायने में, लेकिन हाँ, जब अमेरिका के खिलाफ इस वक्त जो खड़ा होगा वो ईरान का समर्थक कहलाएगा, ये बिल्कुल साफ सी बात है। अब क्यों नाराज हो गए? फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं, जो राष्ट्रपति हैं मैक्रोन, उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप संजीदा नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप हर वक्त मजाक करते रहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जिम्मेदार शख्स नहीं है। ये फ्रांस के राष्ट्रपति कह रहे। अब ये कोई ईरान के राष्ट्रपति तो कह नहीं रहे, लेकिन फ्रांस ने एक हिम्मत दिखाई, एक जेस्चर दिखाया
हाँ? और डोनाल्ड ट्रंप क्या, देखिए डोनाल्ड ट्रंप जो है वो फ्रांस के राष्ट्रपति, फ्रांस के प्रेसिडेंट की पर्सनल जिंदगी में चले जाते हैं। जब फ्रांस ने कहा कि हम तुम्हारे साथ जंग में शामिल नहीं होंगे, हम ईरान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, तो डोनाल्ड ट्रंप जो है उनकी पर्सनल लाइफ में जाते हैं, कहते साहब वो इसलिए बात नहीं कर रहे क्योंकि उनकी बीवी ने उनको चोट दे दी है, झपट्टा मार दिया है और उनको नुकसान चेहरे पहुंचा दिया है। अब इस तरह की बातें बताइए, वो वाइफ की बातें, वो घर की बातें, यानी वो शख्स ये बातें कर रहा है जो एप्स्टीन फाइल में फंसा हुआ है। इस तरह की बातें, इस तरह की बयानबाजी, ये इंतहाई मैं समझता हूं कि शर्मनाक है। और आप देखिए एक तरफ मजाक है और दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। कहीं तेल कम है, कहीं गैस कम है, कहीं कुछ, और धीरे धीरे क्राइसिस पूरी दुनिया में बढ़ रही, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को मजाक सूझ रहा। अब ये आप देखिए, अच्छा आप ये देखिए ना कि ईरान, ईरान के बारे में कह रहे थे, अब हमने तो वहां पे सब बहुत कमजोर कर दिया। भाई ईरान कमजोर कैसे हुआ, हमें ये बताइए। क्या स्टेट ऑफ होर्मुज खाली हो गया? क्या स्टेट ऑफ होर्मुज बाहर हो गया? नहीं हुआ। क्या ईरान ने अपने मिसाइल हमले बंद कर दिए? नहीं बंद किए। क्या ईरान में जो IRGC है वो कमांड नहीं कर रही? कर रही है। क्या वहां पे जो सद्र हैं पिज़िशकियान, क्या वो रूल नहीं कर रहे हैं? रूल कर रहे हैं। क्या खामनाई साहब की जगह मुश्तबा खामनाई नहीं आ गए? बिल्कुल आ गए। तो सवाल ये कि कमजोर क्या हुआ और अमेरिका को हासिल क्या हुआ? ये झूठ बोल रहे हैं जिस तरह का, क्या दुनिया समझ नहीं रही? क्या अमेरिका के लोग समझ नहीं रहे? अब कह रहे ईरान के पूर्व विदेश मंत्री ने पेश किया शांति प्रस्ताव, तेहरान वाशिंगटन को माननी होगी ये 10 शर्तें, रूस चीन बनेंगे गारंटर। अब वही बात आगे देखिए, यही बात ईरान कह रहा था कि आप जो है आलमी सतह पर आपको लाना पड़ेगा उन शख्सियात को, उन ममालिक को कि जो गारंटी ले सके। अब चीन और रूस अगर गारंटर बनता है तो यकीनन बातचीत हो सकती है और ये जंग रुक सकती है। ईरान के पूर्व विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद जरीफ ने जंग खत्म करने के लिए एक पीस प्लान पेश किया है। उन्होंने कहा है कि जंग खत्म करने और अस्थायी शांति के लिए दोनों फरीक, दोनों पक्षों को कुछ रियायतें देनी होंगी। जरीफ ने ईरान की तरफ से न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने और समृद्ध यूरेनियम के भंडार को डाउन ब्लेड करने की बात कही है। दूसरी ओर अमेरिका और पश्चिमी देशों को ईरान के खिलाफ सभी प्रतिबंध हटाने समेत कई कदम उठाने होंगे। दोनों पक्षों के सामने करीब 10 अहम शर्तें जो है वो रखी गई हैं। मोहम्मद जवाद जरीफ ने फॉरेन अफेयर्स में अपने लेख में शांति योजना की रूपरेखा पेश की है। जरीफ तेहरान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और फिलहाल हुकूमत में किसी पद पर नहीं है। इसके बावजूद उनके प्रपोजल का महत्व है क्योंकि जवाद जरीफ देश के उपराष्ट्रपति और विदेश मंत्री रह चुके हैं। जरीफ की ईरान और अमेरिका के 2015 के परमाणु समझौते में अहम भूमिका थी। उनको राष्ट्रपति पेजेश्कियान का करीबी माना जाता है। तो ये 10 जो प्रपोजल आए हैं, अब देखना होगा कि इसमें किस तरह से अमेरिका रिएक्ट करता है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखिए कि जो सूरत हाल है मैं वो बताना चाहता हूं। आप देखिए दिन मतलब अमेरिका कितना F-35 का दावा करता था, 900 करोड़ का ये प्लेन बताया जाता है। स्टील था ये, इसे राडार में कहते ये नहीं आता, इसे कोई देख नहीं सकता। लेकिन ईरान ने क्या किया कि F-35 को न सिर्फ गिराया बल्कि उसके पायलट को भी पकड़ लिया। तो ये आप देखिए यहाँ पे हुर्मुज स्ट्रेट में ईरान के टोल बूथ पर अमेरिका का भीषण हमला, केशम पोर्ट। अब यहाँ पे ईरान जो है वो मुसलसल हमले कर रहा है और ईरान उसका जवाब दे रहा है। तो जंग तो देखिए पूरी तरह से फैली हुई है। जंग जो है रुकने का नाम नहीं ले रही, ये बिल्कुल सही है। अब आगे क्या होगा ये देखना होगा, लेकिन नुकसान जो है बहुत बड़ा। हमारे साथ जुड़ गए हमारे मेहमान, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं अब्दुल वाहिद साहब। मैं उन्हें स्क्रीन पर लेकर के आऊंगा बहुत जल्द। राशिद रिजवी साहब भी जुड़ जाएंगे। यहाँ पे देखिए कि
क्या अमेरिका के दबाव में आया क्यूबा 2000 कैदियों को करेगा रिहा। अब देखिए क्यूबा में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ अमेरिका के खिलाफ, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी हुई है। तो ये आप देखिए अमेरिकी पायलट कब्जे में, रेस्क्यू भी, वो सीनियर जर्नलिस्ट है, कॉलम निगार है और हालात पे बड़ी गहरी नजर रखते हैं, बहुत अच्छी नजर हालात पे वो रखते हैं। तो मैं उनका इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। सबसे पहले अब्दुल वाहिद साहब, क्या अपडेट है, क्या कहेंगे, क्योंकि हालात जो हैं बहुत तेजी से बदल रहे हैं, वर्ल्ड ऑर्डर बदलने की बात आ गई, फ्रांस नाराज हो चुका है अमेरिका से, और फिर F-35 को गिराया गया, एक हेलीकॉप्टर भी गिराया गया, यानी बहुत सारी चीजें हो रही हैं। अब्दुल वाहिद साहब, ईरान ने अमेरिका के 2 प्लेन शूट डाउन किए हैं, सबसे मेजर डेवलपमेंट ये है। और ये वो हैं प्लेन जिनके बारे में बोला जाता था कि ये अजेय हैं, इनको टारगेट करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन उसको ईरान ने जो है, देखिए ईरान ने कई चीज़ें की हैं, जैसे कि कई बार बात ये आई कि दुनिया के पूरे डिफेंस के अंदर और जितने मिलिट्री है, आज एक जो है फाइटर जेट जो है गिराया है ईरान ने, यूएस का F-35, उसके अंदर एक पायलट और को पायलट, ये दोनों सक्सेसफुली इजेक्ट हुए हैं, रिपोर्ट्स आ गई हैं इसकी। और उसके अलावा जो एक अहम पेशरफ्त हुई है वो ये है कि उनका वेयर अबाउट क्या है, वो लोग कहाँ पे हैं। इसके लिए एक ब्रिगेड है खातमुल अंबिया ईरान की, तो उसने बाकायदे जो है एक अपील जारी की है कि वो जिन लोगों को भी मिले, जिन ईरानी नेशनल्स को, तो वो लोग उनको जिंदा जो है ईरानी गवर्नमेंट को सौंपते हैं। हम सब जानते हैं कि ईरान बहुत बड़ा मुल्क है, तो जाहिर है कि वो कई 100 किलोमीटर से उसको जो है टारगेट किया गया होगा, और उसके बाद रडार ने और उसके बाद जो भी मिसाइल वगैरह फायर की होगी ईरान ने, इसी तरह की चीज़ें करें जैसा ईरान ने किया है। सबसे पहली चीज़ तो ये है। दूसरा ये है कि जिस तरह के स्टील्थ फाइटर जेट को यूएस के ईरान ने उड़ाया है और जिस तरह से उनको टारगेट किया है, तो ये पूरे का पूरा क्लियर कट इंडिकेशन है कि अमेरिका की पूरी वार स्ट्रेटजी वो 20वीं सदी की है, और ईरान की पूरी न सिर्फ स्ट्रेटजी बल्कि ईरान के इक्विपमेंट्स वो सारे के सारे 21वीं सदी के हैं। यानी कम से कम 1 सदी आगे ईरान चल रहा है अमेरिका से। अमेरिका के पास दुनिया को दिखाने के लिए धौंस ज़रूर है कि मेरे पास 10,000 फाइटर जेट हैं, मेरे पास इतने एयरक्राफ्ट करियर हैं, मेरे पास फलां चीज़ ये है, मेरे पास इतने 100 या फिर इतने 1000 न्यूक्लियर बम हैं। ये सिर्फ आप दिखा सकते हैं, लेकिन आपके करोड़ों मिलियंस ऑफ डॉलर के बड़े बड़े फाइटर प्लेन को ये 100 रुपए के ड्रोन से मार करके गिरा रहा है। शर्म से डूब मरना चाहिए अमेरिका को, और जो लोग उस 20वीं सदी के हथियारों को लेकर के इस वक्त पूरी दुनिया में धौंस जमाना चाहते हैं। एक चीज का ईरान को ख्याल रखना चाहिए, पूरी दुनिया के अंदर उस पर भी बहस है, लेकिन उस पर मैं आऊंगा बाद में। सबसे पहली चीज ये कि फ्रांस और ब्रिटेन ने 60 मुल्कों की एक मीटिंग बुलाई थी जो अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबर ममालिक हैं, जो बहुत हार्डली इफेक्टेड हुए हैं स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के क्लोजर से, या जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं वहां पे। उसमें भारत भी शामिल था। भारत के जो खारिजा सेक्रेटरी हैं विक्रम मिस्री, उनका एक बयान वायरल है पूरे मीडिया के अंदर, सिर्फ भारत में ही नहीं इंटरनेशनल मीडिया ने भी उसको दिया है, हाईलाइट किया है। उसमें उन्होंने क्या बोला है वो बात नोट किए जाने के लायक है। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान सबसे ज्यादा सफर हुआ है, हिंदुस्तान के बहुत सारे मल्लाह और सेलर्स वो मारे गए हैं इस पूरे तनाज़े के दौरान। यानी भारत ने पहली दफा तस्लीम किया है कि बहुत भयंकर तनाज़ा है। दूसरी चीज ये है कि अमेरिका के हाथ से अब बात निकल चुकी है। कमाल खर्राजी साहब जो कि साबिक वजीर खारिजा हैं, उनको टारगेट किया 2 रोज पहले इसराइल और अमेरिका ने ज्वाइंट, उसके अंदर उनकी अहलिया की गालिबन शहादत हो गई है, इस तरह की रिपोर्ट्स हैं, और उनके बेटे की भी जो है गालिबन शदीद जख्मी हैं, और कमाल खर्राजी साहब भी शदीद जख्मी हैं। सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त उठ रहा है इस पूरे उससे, कि जब भी कोई शख्स डायलॉग या ट्रैक टू डायलॉग या डिप्लोमेसी का पार्ट बनता है, उसको टारगेट क्यों किया जाता है? क्या कोई ऐसा एलिमेंट ईरान में मौजूद है
या इसराइल की कोई ऐसी लॉबी है, या इसराइल नहीं चाहता, या जेविश लॉबी ऐसी है, या कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि ये बदस्तूर जंग जारी रहे? मुझे नहीं लगता कि ईरान की लीडरशिप जंग जारी रखने के हक में होगी। वो भी चाहते होंगे कि बातचीत से मसला हल हो। दुनिया का कोई भी जी शऊर शख्स, बाशऊर शख्स कभी भी जंग का हामी नहीं होता। इसीलिए अल्लामा खामनई साहब ने ये बाकायदे फतवा दिया था कि भाई जो है हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे, यानी ईरान न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा। और हमेशा ईरान ने बातचीत में पहल की है, धोखा खाने के बावजूद अमेरिका से। तो ईरान ने दुनिया को रास्ता दिखाया कि सिफारतकारी उस पर ईरान यकीन रखता है। ईरान एक रिस्पेक्टेड और ऑनरेबल मेंबर है यूएन का, और बीइंग अ मेंबर ऑफ द यूएन और उसके बहुत सारे चार्टर का सिग्नेचरी होने के नाते ईरान ने हमेशा पास-ए-लिहाज किया है। दूसरी चीज जो है, अब मैं आता हूं उस पे कि जो लोग एलिमिनेट कर रहे हैं इस तरह के अफराद को ईरान के, वो कौन लोग हैं, इसकी छानबीन होनी चाहिए। सिर्फ ये कहना कि इसके पीछे ज़ायनिस्ट लॉबी है, सही महसूस नहीं होता। मुझे लगता है कि ईरान की आवाम जो सड़क पर है, उसमें एक बड़ी तादाद उन लोगों की है जो चाहते हैं कि इमाम आयतुल्लाह अली खामनई साहब के खून का बदला सहयूनियों से लिया जाए। वो किसी भी तरह की जंग बंदी नहीं चाहते। तो इसका गालिब इम्कान है कि कुछ इस तरह के लोग हों, जब भी बातचीत का मरहला शुरू होता है तो वो उसको बंद करने की कोशिश करते हों। लेकिन ये एक डिस्कशन का है मौजू, और जाहिर है कि एक एनालिस्ट जो है वो बहुत सारे जाविये से चीज़ों को देखता है। दूसरा जो है कॉज ऑफ कंसर्न क्या है कि अमेरिका ने तेहरान को दूसरे उससे जोड़ने वाला जो ब्रिज था, जिस पर बम्बारमेंट किया यूएस ने और जिसको तबाह कर दिया। ईरान का बयान आया कि हम मिडिल ईस्ट के अंदर इसी तरह के ब्रिजेस को निशाना बनाएंगे। अभी तक किसी ऐसे ब्रिज को ईरान ने निशाना नहीं बनाया है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर सऊदी अरब में, बहरीन में, कुवैत में, कतर में, मुत्तहदा अरब इमारात में अगर इस तरह के ब्रिजेस को ईरान निशाना बनाता है, तो उसकी स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि फिर जो है ये बैकफायर करेगा। फिर वो हुक्काम जो अमेरिका के गुलाम हैं ज़हनी तौर पर, वो आवाम को ये बावर कराने में कामयाब रहेंगे कि अब देखिए सिर्फ अमेरिकी अहदाफ को नहीं, अब हमारे सिविलियन इंस्टॉलेशंस को भी ईरान टारगेट कर रहा है। इसलिए ईरान को चाहिए कि अगर कोई ब्रिज उड़ाना है, कुछ भी उड़ाना है, आप ये सारी की सारी कार्रवाई इसराइल पे कीजिए, कहीं और कीजिए। अमेरिकन इंस्टॉलेशंस को, गूगल वगैरह ये सब जो कुछ ईरान कर रहा है वो उसको जारी रखे, लेकिन किसी सिविलियन इंस्टॉलेशन को अरब गल्फ कंट्रीज के ईरान को थोड़ा गुरेज करना चाहिए। जी इम्तियाज भाई, ओ सॉरी मुमताज भाई जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और मेरे ख्याल से इस चीज का ख्याल ईरान रखेगा, और इस चीज का ईरान ख्याल रखता रहा है। ईरान की मंशा कतई ये नहीं है कि उनके जो पड़ोसी ममालिक हैं या जो गल्फ कंट्रीज में मुस्लिम ममालिक हैं उनसे ताल्लुकात खराब हों। अगर इस पूरे जंग में आपने देखा होगा अब्दुल वाहिद साहब की, अगर किसी को मुत्तहिद होने की दावत दी है तो वो मुस्लिम ममालिक को ही ईरान मुत्तहिद करने की बात करता रहा है, और ये भी कहता रहा है कि हम आपको परेशान नहीं करना चाहते, आपकी परेशानी को दूर करना चाहते हैं। ये जो अमेरिकी बेसेस हैं ये आपके लिए परेशानी है, इनको यहां से हटाओ, इनको यहां से भगाओ। तो मेरा ख्याल ये है, और आज भी आप देखिए कि ईरान के जो वजीर खारजा हैं सैयद अब्बास अरागची, मुस्तकिल जो खाड़ी देशों के लीडरान हैं, जो मुस्लिम ममालिक के, उनसे मुस्तकिल जो है राब्ते में है। मैं आपको बता रहा हूं, मुस्तकिल राब्ते में। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और बड़ी खबरें यहाँ पे आ रही, देखिए मैं आपको कुछ बड़ी खबरें जो अपडेट करना चाहता हूं। यहाँ पे आप ये देखिए, ईरान ने इजराइल की वाटर लाइन को उड़ा दिया है। जो अब्दुल वाहिद साहब आप कह रहे थे, वही काम अब ईरान ने शुरू कर दिया। ये शायद पहली बार हुआ है कि वाटर लाइन पे अटैक किया है। तो ये अपने आप में बड़ी खबर, ये आप देख सकते हैं कि ये हसन रिजवी साहब ने अपडेट किया है कि ईरान ने इजराइल की वाटर लाइन को उड़ा दिया है। इसके साथ साथ एक दूसरी अपडेट इसी से मिलती जुलती आ रही है। यहाँ पे हसन रिजवी साहब ने कहा है ईरान ने इजराइल की ड्रोन फैक्ट्री को भी उड़ा दिया है, और कल जो मोसाद का हेडक्वार्टर था उसको उड़ाया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से ईरान एक्शन ले रहा है। इसके अलावा यहाँ पे जमील बशीर शेख साहब ने लिखा है, राशिद साहब
ईरान की एयर पावर तो बहुत कमजोर कही जा रही थी, तो फिर ये कैसे हुआ कि F-35, F-15 या इनके और जो ड्रोन्स हैं इनको ईरान अब मारकर गिरा रहा है, दुनिया को हैरान कर रहा है। इसके साथ साथ हसन रिजवी साहब ने लिखा है पहली बार ट्रंप ने मान लिया है कि ईरान ने हमारे फाइटर जेट को मार गिराया है, ये ऐलान कर दिया है। वहां की जो अमेरिकी फौज है उसने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया है कि ये खबर सही है कि F-35 को मार गिराया गया है और हमारे पायलट को कब्जे में लिया गया है। ये अब अमेरिका की जो फोर्स है उसने मान लिया है। यहाँ पे शेजा कोई है, उन्होंने लिखा है कि राशिद साहब क्या क्या अच्छा कुछ और उन्होंने शायद आपके खाने पे वो किया है। तो भाई आप लोग जो है जमील साहब लिखा है कि पूरी दुनिया जानती है कि नेतन्याहू ऐसा है जो जंग जारी रखना चाहता है और जाहिर बात है कि ईरान की तरफ से बार बार बातचीत होती है, बार बार कहा जाता है। हसन रिजवी साहब लिखा है सऊदी प्रिंस सलमान पहुंचे रूस, पुतिन से गिड़गिड़ाए, ये कहा कि ईरान से बचा लो, हमले बंद करवाओ, ये अब यहाँ पे बताया जा रहा है। बहरहाल इस तरह की बातें यहाँ पे मैं परवीन गुलबशाह साहिबा का भी बयान ले लेता हूं। उन्होंने जो कोर्ट यहाँ पे दिया है कि सऊदी अरब में भी वहां के बादशाह के खिलाफ बगावत शुरू हो गई है। तमाम गल्फ कंट्री के हुकूमत के खिलाफ अवाम पैरों में बेड़िया लगाना शुरू कर दिया है और ये ईरान के लिए टॉनिक का काम कर रहा है। तो मैं समझता हूं कि ये वाकई जो है उनके लिए एक अहम है।